गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के इस लेक्चर में हमारा चैप्टर है लीड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन in which we have seen alcohols can be carboxylic acid can be prepared by the oxidation of aldehyde and ketones. सेकेंड हमने इसमें देखा था बाई एल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स या एरोमेटिक बोल सकते हो या फिर सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हो। थर्ड हमने देखा था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइन कंपाउंड्स। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस पे CO2 फ्लो किया था। और इसके अलावा जो एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड की रिएक्शन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बोला था हमने कि एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है या बेस कैटालाइज्ड हो सकती है। रिएक्शन का कोई खास बात नहीं है, बस उसके अंदर क्या होता है आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। एसिड के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड रखना है और बेसिक सोल्यूशन में आपको कार्बोक्सिलेट आयन रखना है। फिर हमने देखा था एस्टर से, तो एस्टर का हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था। तो जो एस्टर था वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज अपन देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लाइटली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, स्ट्रेट छोड़ दें, डायरेक्टली आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डैश डैश ये क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे ग्रुप का हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन, या फिर ये बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इंटरमोलिकुलर वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। एक वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द डाइमर फॉर्म इन एक्वस सोल्यूशन। वाटर के अंदर ये क्या रहता है, डाइमर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये आता है न्यूमेरिकल्स के अंदर वाई वी यूज द molecular mass of acetic acid is 120 while if you want to calculate या theoretical its value is 60। कि एसिटिक एसिड की जो theoretical मास होता है वो 60 होता है, लेकिन इसका मास हम 120 यूज़ करते हैं। क्यों? तो उसका रीज़न वहाँ ये लिखते हैं अपन, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ठीक है ना। और उस डाइमर बनने का रीज़न क्या होता है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। Intermolecular H bonding always causes solubility in water, so we can say that there is a strong intermolecular force of intermolecular hydrogen bonding is present in carboxylic acid. So carboxylic acid is completely soluble in water or completely miscible in water, but on increasing the size of alkyl group the solubility will be decreases because R group is oily in nature. On increasing its size then solubility will be decreases, ठीक है। if we want to consult the solubility of aromatic compounds then like as benzoic acid, then benzoic acid contain strong organic character या strong benzoic acid is strong aromatic compound, so it have more oily in nature, so it is springly soluble in water, or we can say that it is partially soluble in water। कंप्लीट नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सोल्यूबल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक कैरेक्टर जो होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है वो, ठीक है। तो अपने सॉल्युबिलिटी देखिए, उसके बाद में अपने बोला है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होंगे, और उसका रीज़न क्या है, आर ग्रुप का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखो आप इसके अंदर देखो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि एसिड है तो एसिड ही नेचर का होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, वो आगे देखते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसका। देखो आपको पीछे क्रॉस टॉपिक याद दिलाने के लिए मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जब अपने अल्कोहल की दो तरह की रिएक्शन देखी थी। अल्कोहल क्या होता है वैसे, ROH, एक रिएक्शन जिसमें H निकलता है, एक रिएक्शन जिसमें OH निकलता है। जिस रिएक्शन में H निकलता है तो आर्हेनियस कहता है कि H देने वाले क्या होते हैं,
एसिड होते हैं। तो हमने ये देखा था कि रिएक्शंस जिसके अंदर हाइड्रोजन H+ देता है और एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है वो एसिडिक कैरेक्टर थे, और उन रिएक्शंस को देखने के लिए हमने उनकी रिएक्शन या तो मेटल से करवाई थी या मेटल हाइड्रोक्साइड से करवाई थी। याद आया कुछ? मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर किसी भी रिएक्शन की, है ना, कोई भी एसिड जिसके ऊपर मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होती है। ROH में भी यही था कि अगर इसकी रिएक्शन आप सोडियम से करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगा, RONA प्लस हाफ H2 बनेगा, जिसको अपन ने बोला था सोडियम एल्कोक्साइड होता है। फिनोल तो सोडियम जो फिनॉक्साइड आयन बनाता है वो काफ़ी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सोडियम फिनॉक्साइड का बनना। चलो खैर छोड़ो इसको, मतलब क्रॉस आपको रिएक्शन, एक रिएक्शन का नाम लेते याद आनी चाहिए, पीछे वाले में ये लिखा था। और ये तब हो पाता है जब आप रिएक्शन को हर दिन, जब जैसे आज आप क्लास ले रहे हो तो एल्डिहाइड कीटोन का जहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से शुरू करें, हर दिन रीडिंग लगाएं उसकी। रिएक्शन इन विच RC डबल बॉन्ड OOH, यानी जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है उसको अपन बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने वाली रिएक्शन है इसकी। रिएक्शन देखो, RCOH रिएक्शन विद Na, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा सोडियम मेटल से, तो हाइड्रोजन इवैल्यूएट हो रही है फर्स्ट रिएक्शन में। सेकेंड हमने देखिए RCOH रिएक्शन विद, अकेली मेटल नहीं लेकर के मेटल हाइड्रोक्साइड लिया है, तो सोडियम का रिप्लेसमेंट किससे हुआ था, हाइड्रोजन से। उसी सोडियम का रिप्लेसमेंट किससे होगा, H से, तो H के साथ कौन आएगा, OH, और H और OH का कॉम्बिनेशन क्या होता है, H2 होता है। सिमिलरली नीचे वाली रिएक्शन में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया है, RCONA, और क्या बचा है H2CO3। H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो H2 और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या कहेगी मैंने ये कहा है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, H की जगह Na की जगह H, RCONA, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट बन रहा है सब, सॉरी एल्किल है ना इसका ही, तो ये इसका क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो H और आ गया तो ये हो गया H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 प्लस H2 के अंदर। ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम और एनी मेटल कंटेनिंग बेस, या तो सोडियम या एनी सोडियम सॉल्ट, देन इट form the sodium salt of carboxylic acid respective carboxylic acid and always evaluate hydrogen gas। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशन में वाटर है, इसके कंडीशन में ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें इस रिएक्शन के अंदर कि RCONA स्टेबल तो रहेगा नहीं, RCO माइनस और Na प्लस, क्योंकि मेटल्स पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब भी अपन कार्बोक्सिलेट आयन को एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, H प्लस डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोनियम आयन का बनना क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है। In this reaction, it is used to detect the presence of carboxylic acid in given organic compound। देखो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है सोडियम NaOH NaHCO3 के साथ में, इस रिएक्शन को अपन यूज़ करते हैं कि कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर अगर हमको यूँ आइडिया लगे कि कंपाउंड क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सोडियम मेटल पीस डालते हैं उसमें। सोडियम मेटल पीस नहीं होता तो NaOH की कोई पैलेट डाल देते हैं उसमें, ये नहीं होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर होता है उसका कुछ अमाउंट उसके अंदर ऐड करते हैं। देन उसके अगर वाइट कलर का सोल्ट PPT बनता है, इसका मतलब द गिवन कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रैक्टिकल का पोर्शन भी है इसमें। देखो एसिडिक एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं RC डबल बॉन्ड OOH। एक्वा सोल्यूशन के अंदर, इन एक्वा सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव H पॉजिटिव आयन, it donate H positive ion, then it gain the H positive ion and water convert into hydronium ion।
H निकलते ही हाइड्रोनियम आयन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट जो आयन बनता है नेगेटिव आयन, उसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और जो एल्कोहल से बना था उसको हमने क्या बोला था, एल्कोक्साइड आयन। फिनोल से बना था उसको फिनोक्साइड आयन। तो ठीक उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से जो निगेटिव आयन बनता है उसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिनोक्साइड, एल्कोक्साइड, ईथर का बना था एल्कोक्सी, जितने भी ऑर्गेनिक हैं उन सॉल्ट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है कार्बोक्सिलेट आयन। उसका रीज़न क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे रहता है। दूसरी बात, दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है। इसलिए देखो डबल बॉन्ड ओ ठीक है, यहाँ से H+ निकला था इसलिए O निगेटिव बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड निगेटिव बनाएगा, तो निगेटिव इस पे बॉन्ड इस पे। तो हो सकता है किसी टाइम डबल बॉन्ड इसके साथ हो, निगेटिव इस पे हो, ऐसा नहीं हो तो निगेटिव इस पे हो, डबल इस पे हो। ये स्ट्रक्चर आपस के अंदर क्या रहती है, रेजोनेंस के अंदर रहती है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो मोर स्टेबल रहते हैं। फिनोक्साइड पूछा जाता है वाई द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन, बिकॉज in phenoxide ion there is a negative charge at less electronegative atom, that is carbon, but in carboxylate ion in all resonating structure the negative charge is concentrated at the more electronegative atom, so the forming structures are more stable than the phenoxide ion. इस वजह से जो फिनोक्साइड आयन होती हैं उनसे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। देखो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका क्या रीज़न है। देखो जैसे मान लो कि ये है, इसने H+ क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसको ये पता है इससे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हमारी कौन सी है, ये। तो इसकी टेंडेंसी रहती है इससे इसमें जाने की, इससे इसमें जाना मतलब H निकालना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन। तो क्या ये बताऊँ मैं आपको कि फिनोल मोर एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे, फिनोल से। क्यों, क्योंकि फिनोल से फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिनोक्साइड आयन की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव चार्ज सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे कंसंट्रेट है, जबकि फिनोक्साइड आयन के अंदर निगेटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है कार्बन पे, जिसको आप लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव बोल सकते हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोल सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, अनस्टेबल रहेगा। अगर आप इसका Ka कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन, ठीक है ना, कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन लिखना चाहोगे तो जब एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया था जो अपन को मिला वो लिखते हैं। तो हमेशा कांस्टेंट लिखने के लिए हम हमेशा ये लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या आया है, कार्बोक्सिलेट आयन, और एक क्या आया, हाइड्रोनियम, जबकि रिएक्टेंट में हमारा क्या है, RCOH। ये तो क्या है, मीडियम होता है, मीडियम को नहीं लिखते अपन, एक्वा सोल्यूशन लिया ना इसलिए सॉल्वेंट को नहीं यूज़ किया जाता है, सोल्यूशन के अंदर ये लिखा है। आप इसको चाहते तो H+ भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। कार्बोक्सिलेट आयन, हाइड्रोनियम आयन, RCOH। Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब देखो इसको मेज़र करने का ये होता है निगेटिव लॉग ऑफ Ka है बेटा, निगेटिव लॉग ऑफ Ka इक्वल्स pKa। क्या है ये pK, ये सब pH का नाम सुना है आपने, ठीक है ना, pH का नाम सुना है। तो ठीक वैसे ही होती है pH क्या होती है, pH आपसे कोई पूछे तो क्या होती है, निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। H+ आयन का निगेटिव लॉगरिथम जो होता है वही क्या होती है, pH होती है। ठीक उसी तरीके से जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका निगेटिव लॉग ही क्या होता है, pKa होता है। नहीं समझ पाते कोई बात नहीं, आप इतना याद रख लो, pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, एसिडिक स्ट्रेंथ। आपसे ये दिया हुआ होता है कि pKa लिख रहे हो ना तो आप pH भी लिख दो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, मुझे इससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। pK नहीं समझ पा रहे हो, pH लिख लो। pH अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा एसिड वो होता है जिसकी pH कम होती है, अच्छा एसिड वो होता है जिसकी pH कम होती है। समझ गए बात को,
पीएच स्केल पढ़िए ना, 1 to 14 होता है। उसके अंदर देखो पीएच स्केल कई बार बच्चे पूछते हैं निगेटिव, हाँ सब में होती है, निगेटिव पॉजिटिव सब में होती है, लेकिन 11th-12th के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इतना ही बताते हैं हम कि जो पीएच होती है स्केल वो 1 से स्टार्ट होती है 14 तक होती है, ठीक है ना। उसकी वाइल्ड रेंज नहीं है आप लोगों के। तो स्टार्टिंग में एसिड है, इसका मतलब जिसकी पीएच कम है वो अच्छा एसिड है। उल्टा रिलेशन है, पीएच बढ़ी तो एसिड की स्ट्रेंथ कम। पीएच किसके इक्वल होता है? pKa के, ठीक है ना। तो आपको ये सब कांस्टेंट ये निकालना नहीं है। 11th में आपने हालांकि बहुत पढ़ा है ये सब कुछ, आयनिक इक्विलिब्रियम आता है उसमें बहुत आता है। यहाँ आपको इतना ही याद रख रहे हैं कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक टेबल सी बना के दे रखी है, वहाँ पीके इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। तो पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, जिसके लिए पीके वैल्यू कम उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। सिंपल या सॉफ्ट टर्म्स में पढ़ना चाहो तो ये बोल सकते हो, पीएच अगर इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। आगे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इसकी पीएच क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये उल्टा होना चाहिए, पीएच कम होनी चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इसकी पीएच क्या होती है? कम होती है देन फिनोल। आ गई ना वो बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के कंपैरिजन में, ये वो कंपैरिजन वाला देन है बेटा, ठीक है ना। देन फिनोल कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन। इसका रीजन अपन पहले देख चुके हैं कि कार्बोक्सिलेट में, एक बार इसको वापस रिपीट कर देती हूँ अगर आप लिखना चाहो तो। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन द फिनोल बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन there is negative charge at only electron negative atom at all resonating structure, but in phenol the negative charge is concentrated at the electropositive atom, so the resonating structure of phenoxide ion is less stable than the carboxylate ion. Due to this carboxylic acid is strong acid than the phenol. इस चीज़ को आप लिख लेना बेटा, इसीलिए रिपीट करिए मेरी बात, ठीक है। अब देखो, जब हमने अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने एक ही चीज़ को कंसंट्रेट किया था। देखो टेक्निकल क्वेश्चन अगर बनता है तो आज आप लोगों की क्लियर करूँ, टेक्निकल क्वेश्चन अगर बनता है तो अमाइंस की पूछी जाती है आपसे बेसिसिटी, और एसिड की पूछी जाती है आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी बोल सकते हो आप, है ना। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी पूछी जाती है, इसकी एसिडिटी पूछी जाती है। उसके अंदर बेसिसिटी के कई सारे रूल्स हैं ना, जैसे C2H5 है तो 2-3-1 उसका है तो 2-1-3, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स के क्या इफेक्ट हैं, उस तरीके से। तो उससे अगर क्वेश्चन उठाता है तो उससे पूछता है, उससे नहीं पूछता तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ से थ्योरेटिकल और टेक्निकल क्वेश्चन बनता है उसका। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का डोनेट करना क्या होता है ना, लोन पेयर शिफ्ट करना या डोनेट करना होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। और वो तब डोनेट किया जाता है जब उसके ऊपर अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इफ़ देर इज़ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन इट इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड, बिकॉज if there is an availability of lone pair then that will be the more base। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भूखा। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन का भूखा। जब इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा तो ही वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। और इलेक्ट्रॉन की गरीबमराई वैसे किस पे होती है? हाइड्रोजन पे होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है उसकी टर्म में 0 होता है बेचारा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती नहीं है। H+ किसी का इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इनकेस कोई दे जाए तो बात अलग है। तो इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा जल्दी से जल्दी क्या देगा? H+। और आरेंगेस कहता है H+ जितना जल्दी देगा स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होती है एसिड की। तो आप याद रखें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन पे इतनी जल्दी सामत नहीं आती है H+ निकलनी, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या है? प्रोपोर्शनल। पहले से इलेक्ट्रॉन की भूख है, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन मांगने वाला आ गया, ये कंडीशन सबसे बेस्ट है H+ को जल्दी निकालने की। तो ये रिलेशन आपको क्या याद रखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऐड होने से कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बिकॉज ये एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव के निकलने की प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो। तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव रिमूवल विल बी इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। ठीक है ना। तो इन दोनों ग्रुप का क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। इसके लिए देखो अपन सारा ये ऑर्डर देखेंगे इसका कि किस किस ग्रुप के अंदर क्या आता है, तो आप भी ये ऑर्डर लिख के रखोगे और इस ऑर्डर को याद रखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अगले लेक्चर में आपको मैं इसी सीक्वेंस के बेसिस पे एग्जांपल सोल्व करवाऊंगी, तब कि आपको ध्यान रहना चाहिए कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, मुझे बार बार ये ऑर्डर दिखाना नहीं पड़े। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।